पति और मौसेरी सास ही नहीं, सभी ससुराल वालों के प्रति साधना का व्यवहार अत्यंत सद्भावपूर्ण था। वह तन मन धन से उन्हें समर्पित थी, फिर भी वह उनकी प्रशंसा का पात्र नहीं बन सकी। आज जरा चेक पर दस्तखत कर देना, आदित्य ने शहद घुली आवाज में पत्नी से कहा। साधना ने रोटी बेलते बेलते पलट कर देखा। चेक पर दस्तखत करवाते समय आदित्य कितने बदल जाते हैं। आपकी तनख्वाह खत्म हो गई क्या? वह बोली। गांव से पिताजी का पत्र आया था, वहां 400 रुपये भेजने पड़े। फिर मीना मौसी भी आई हुई है, घर में मेहमान हो तो खर्च बढ़ेगा ही ना। सुनकर साधना चुप रह गई। पैसा नहीं देना है तो मत दो, किसी से उधार लेकर काम चला लूँगा। जब भी पैसों की ज़रूरत होती है तुम इसी तरह अकड़ दिखाती हो, आदित्य ने कहा। अकड़ दिखाने की बात नहीं है, प्रश्न यह है कि रुपया देने वाली की कुछ कद्र तो हो। मैं बीवी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता, समझी? बीवी के गुलाम होने वाली सदियों पुरानी युक्ति पुरुष को आज भी याद है, किंतु स्त्री धन का उपयोग ना करने की गौरवशाली परंपरा को वह कैसे भूल गया। बहस और कटु हो जाए इसके पहले ही साधना ने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए। शाम को आदित्य दफ्तर से लौटे तो मीना मौसी को 100 का नोट देकर बोले, मौसी तुम पड़ोस वाली चाची के साथ जाकर आंखों की जांच करवा आना। अरे रहने दे बेटा, मैं तो यूं ही कह रही थी, अभी ऐसी जल्दी नहीं है, रायपुर जाकर जांच करा लूँगी। नहीं मौसी, आंखों की बात है, जल्दी दिखा देना ही ठीक है। मौसी मन ही मन गदगद हो गई। आदित्य मौसी का बहुत ख्याल रखते हैं। मौसी का ही क्यों, रिश्ते की बहनों, बुआओं, चाचा, ताऊओं सभी का। कोई रिश्तेदार आ जाए तो आदित्य एकदम प्रसन्न हो उठते हैं। उस समय वह इतने उदार हो जाते हैं कि खर्च करते समय आगा पीछा नहीं सोचते। मेहमानों की तीमारदारी के लिए ऐसे आकुल व्याकुल हो उठते हैं कि उनके आदेशों की धमक से साधना का सिर घूमने लगता है। साधना, आज क्या सब्जी बनी है? आदित्य पूछ रहे थे। बैगन की। बैगन की? मौसी की आंखों में तकलीफ है। बैगन की सब्जी खाने से तकलीफ बढ़ जाएगी, उनके लिए परवल की सब्जी बना लो। नहीं, मैं बैगन की सब्जी खा लूँगी बेटा, बहू को एक और सब्जी बनाने में कष्ट होगा। कॉलेज से थक कर आई है। इस उम्र में थकना क्या है मौसी, वह तो इनके घर वालों ने काम की आदत नहीं डाली, इसी से थक जाती है। हाँ बेटा, आजकल लड़कियों को घर गृहस्थी संभालने की आदत ही नहीं रहती। हम लोग घर के सब काम करके 10 किलो चना दल कर फेंक देते थे, मौसी बोली। बस इसी बात से साधना चिढ़ जाती है। उसके मायके वालों ने काम की आदत नहीं डाली तो क्या, आदित्य ने उसके लिए नौकरों की फौज खड़ी कर दी। एक बर्तन कपड़े साफ करने वाली के अलावा दूसरे कोई नौकर तो देखा ही नहीं इस घर में। और मीना मौसी के ज़माने में घर गृहस्थी ही तो संभालती थी लड़कियां, ना पढ़ाई लिखाई में सिर खपाना था और ना नौकरी के पीछे मारे मारे घूमना था। साधना सोचने लगी, मीना मौसी तो खैर अशिक्षित महिला है, परंतु आदित्य की समझ में यह बात क्यों नहीं आती। अभी पिछले सप्ताह भी ऐसा ही हुआ था। साधना ने करेले की सब्जी बनाई थी। आदित्य ने देखा तो बोले, करेले बनाए हैं क्या? मौसी को दुबला करने का विचार है, उनके लिए कुछ और बना लो। साधना एकदम हतप्रभ रह गई। मौसी हंसी। नहीं नहीं, कुछ मत बनाओ बहू, बस दाल को तड़का दे दो, तब तक मैं टमाटर की चटनी पीस लेती हूँ। मौसी, बहू के रहते तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, आओ उस कमरे में बैठे, आदित्य बोले। साधना अकेली रसोई में खटती रही। उधर साथ वाले कमरे में मौसी आदित्य को झूठे सच्चे किस्से बताती रही। तुम्हारे बड़े नाना जी खेत में पहुँचे तो देखा सामने गांव के धोबी का भूत खड़ा है। मौसी खूब अंधविश्वासी है, भूत प्रेतों के मन गढ़ंत किस्से खूब बताती है। आदित्य के बड़े नाना
मंझले नाना और छोटे नाना के दूध सी सफ़ेद छोटी नानी के आदित्य की ननिहाल के जमींदार महेंद्र प्रताप सिंह और रूपा डाकू के भी। इन किस्सों के साथ साथ मौसी लोगों की मेहमान नवाजी और बढ़िया भोजन को भी खूब याद करती। उनकी व्यंजन चर्चा सुनकर श्रोताओं के मुंह में भी पानी भर आता। मौसी मूंग के लड्डू, खस्ता, कचौरी, मेवे की गुझिया और खोए की पूरियों को याद किया करती। आदित्य उनकी हर फरमाइश पूरी करवाते। साधना को कॉलेज जाने तक रसोई में जुटे रहना पड़ता। थकान के कारण खाना भी ना खाया जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। कॉलेज से लौटकर वह कुछ खाना ही चाहती थी कि आदित्य के मित्र आ गए। उसने किसी तरह उन्हें चाय नाश्ता करवाया। दूध का बर्तन उठाकर अलमारी में रखने लगी तो सहसा चक्कर खाकर गिर पड़ी। सारे कमरे में दूध ही दूध फैल गया। मौसी और आदित्य दौड़े आए। अपने निष्प्राण से शरीर को किसी तरह खींचती हुई साधना पलंग पर जा लेटी। आंखें बंद करके वह ना जाने कितनी देर तक लेटी रही। अचानक आदित्य ने धीरे से उसे उठाते हुए कहा, सुनो, अब उठकर जरा रसोई में देख लो। तब से मौसी ही लगी हुई है। शरीर में उठने की शक्ति ही नहीं थी। कहकर साधना ने दूसरी ओर करवट ले ली। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है यह मैं मानता हूँ, परंतु अपने घर का काम कोई और करे या तो शोभा नहीं देता। आदित्य धीरे से बोले। तो साधना का मन हुआ चीख कर कह दे, मौसी के घर में बहू बेटी बीमार होती है तब क्या वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है? एक समय भोजन बना भी लेंगी तो ऐसी क्या प्रलय हो जाएगी। लेकिन कहा कुछ नहीं। आवाज कहीं गले में ही फंसकर रह गई। आंखों से आंसू बह निकले। उसने उठकर बचा हुआ काम निपटाया। मौसी आदित्य की प्रशंसा करते नहीं थकती। उस दिन किसी से कह रही थी, हमारे परिवार में आदित्य हीरा है। सबके सुख दुख में साथ देता है। रुपये पैसे की परवाह नहीं करता। ऐसा आदर सम्मान करता है कि पूछो मत। बहू बड़े घर की लड़की है, पर आदित्य का ऐसा शासन है कि मजाल है बहू जरा भी गड़बड़ कर जाए। यह प्रशंसा वह पहली बार नहीं सुन रही थी। ऐसी प्रशंसा आदित्य के परिवार के हर छोटे बड़े के मुख पर रहती है। ससुराल वालों को इतना आतिथ्य सत्कार तथा सेवा करने और बैंक के चेक फाड़ फाड़ कर देने के बाद भी वह आदित्य के इस सुयश की भागीदारी नहीं बन सकी। या यूँ कहा जाए कि आदित्य ने इसमें उसे भागीदार बनाया ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के सामने उसे बौना बनाने में ही वह गर्व महसूस करते रहे। उसकी कमियों और गलतियों को वह बढ़ा चढ़ाकर सुनाया करते और सारा परिवार रस ले लेकर सुना करता। इस संबंध में साधना को अपनी देवरानी ममता से ईर्ष्या होती है। देवा कार्तिक उसके सम्मान को बढ़ाने का एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते। हैदराबाद से वह साल में एक बार घर आते हैं। छोटे बड़े सभी के लिए कुछ न कुछ लाने का उनका नियम है, लेकिन लेन देन का दायित्व उन्होंने ममता को ही सौंप रखा है। जब सारा परिवार मिलकर बैठता है तब कार्तिक पत्नी को गौरवान्वित करते हुए कहते हैं, ममता, निकालो भाई सब चीज़ें, दिखाओ सबको क्या क्या लाई हो तुम उनके लिए। सबकी नज़रें ममता पर टिक जाती है। वह कितनी ऊंची हो जाती है सबकी दृष्टि में। ममता की अनुपस्थिति में जब परिवार के लोग मिल बैठते हैं तो उसके लाए उपहारों की चर्चा होती है, उसकी दरिया दिली की प्रशंसा होती है, परंतु साधना की मेहनत की कमाई से भेजे गए मनी ऑर्डरों का कभी जिक्र नहीं होता। उसका सारा श्रेय आदित्य को जाता है। कभी बात चलती है तो अम्मा उसे सुनाकर साफ कह देती है, साधना की कमाई से हमें क्या मतलब। आदित्य घर का बड़ा बेटा है, उसकी कमाई पर तो हमारा पूरा हक है। कभी कभी साधना सोचती है,
नेकी करते हुए भी किसी के हिस्से में यश और किसी के हिस्से में अपयश क्यों आता है। वैसे इस विषय में ज़्यादा सोचकर वह अपना मन खराब नहीं करती, फिर भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता। पिछले दिनों डॉक्टर ने बताया था पैर भारी है, थोड़ा आराम करना चाहिए। इधर मौसी कहती थी एक रोटी बनाने का ही तो काम है घर में, ना चक्की पीसनी है, ना कुएं से पानी खींचकर लाना है। खूब मेहनत करो और डट कर खाओ, तभी तो सेहत बनेगी। और एक दिन सेहत बनाने के चक्कर में लड्डू बांधते बांधते कॉलेज जाने का समय हो गया था। साधना जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी तो अचानक पैर फिसल गया। 3-4 सीढ़ियाँ लांघती हुई वह नीचे जा गिरी। चोट तो उसे विशेष नहीं आई, पर पेट में दर्द होने लगा था। इनके लिए बिस्तर पर आराम करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने आदित्य से कहा था। आदित्य ने लापरवाही के लिए साधना को जी भरकर कोसा, किंतु इस परिस्थिति में डॉक्टर की सलाह मानना आवश्यक हो गया। झाड़ू पोछा तो महरी करने लगी, पर भोजन बनाने का भार मौसी पर आ पड़ा। वह नाश्ता और खाना बनाने में परेशान हो जाती। अब वह बिना मसाले की सादी सब्जी से काम चला लेती। अब उम्र हो गई है, काम करने की पहले जैसी ताकत थोड़े ही रह गई है। साधना का मन होता पूछे, मौसी सिर्फ खाना ही तो बनाना है, और खाना बनाना भी कोई काम है। तुम तो कहती थी दाल चावल और सब्जी रोटी तो कैदियों का खाना है, तुम ऐसा खाना क्यों बना रही हो। मौसी किसी तरह सप्ताह बीता था कि मौसी का मन उखड़ने लगा। एक दिन आदित्य से बोली, बेटा तुम्हारे पास बहुत दिन रह ली। सुरेखा रोज सपने में दिखाई देती है, जाने क्या बात है, बहू जैसी ही उसकी भी हालत है। आदित्य सुन रह गया। मौसी ऐसी कोई बात होती तो सुरेखा का पत्र जरूर आता। तुम चले जाओगी तो बड़ी मुसीबत होगी। अच्छा होता जो कुछ दिन और रुक जाती, पर मौसी नहीं मानी। वह बेटी की याद करके रोने लगी। आदित्य निरुपाय हो गए। उन्होंने उसी दिन गांव पत्र लिखा। सुशीला जीजी पिछले साल 2 माह रहकर गई थी। उन्हें भी एक पत्र विस्तार से लिखा। कई दिनों बाद गांव से पत्र आया कि 15 दिनों बाद अम्मा स्वयं आएंगी, पर 15 दिनों के लिए दूसरी क्या व्यवस्था हो सकेगी। आदित्य को याद आया कि ममता की बीमारी का समाचार मिलते ही गांव के लोग किस तरह हैदराबाद तक दौड़े चले जाते हैं। फिर साधना के लिए ऐसा क्यों? शायद इसका कारण वह स्वयं ही है। जिस तरह कार्तिक ने अपने परिजनों के हृदय में ममता के लिए स्नेह और सम्मान के बीज बोए थे, वैसे साधना के लिए कभी नहीं किया था उसने। 15 दिन बाद अम्मा गांव से आई। उनके आते ही आदित्य निश्चित हो गया। उन्हें विश्वास था कि अम्मा अब सब संभाल लेंगी। मार्च का महीना था। वह अपने दफ्तर के कार्यों में व्यस्त हो गए। सुबह घर से जल्दी निकलते और रात को देर से घर लौटते। पिछले वर्ष जब ममता को ऑपरेशन से बचा हुआ था, उस समय अम्मा हैदराबाद में ही थी। उन्होंने उसकी खूब सेवा की थी। उसकी सेवा का औचित्य उनकी समझ में आता था, लेकिन साधना को क्या हुआ, यह उनकी समझ में ही ना आता। वह दिन भर काम करे और बहू आराम करे, यह उनके लिए असहाय था। आदित्य के सामने तो अम्मा जी चुपचाप काम किए जाती, परंतु उनके जाते ही व्यंग्य बाण उनके तर्कस में कसमसाने लगते। कभी वह इधर उधर निकल जाती। मोहल्ले की स्त्रियां मजा लेने के लिए उन्हें छेड़ती। अम्मा हो गया काम? हाँ भाई, काम तो करना ही है। पुराने जमाने में बहुएं सास की सेवा करती थी। आज के जमाने में सास को बहुओं की सेवा करनी पड़ती है। साधना सुनती तो संकोच से गड़ जाती। किस मजबूरी में वह उनकी सेवा ग्रहण कर रही थी, इसे तो वही जानती थी। उसी समय आदित्य को दफ्तर के काम से सूरत जाना पड़ा। उनके जाने की बात सुनकर साधना विकल हो उठी थी। जाने के 2 दिन पहले
उसने आदित्य से कहा भी, अम्मा से कार्य करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उनकी यहाँ रहने की इच्छा भी नहीं है। उन्हें जाने दीजिए। यहाँ जैसा होगा देखा जाएगा। परिवार से संबंध बनाना तुम जानते ही नहीं हो। आदित्य ने उपेक्षा से कहा था। आदित्य के जाते ही अम्मा मुक्त हो गई थी। वह कभी मंदिर निकल जाती, कभी अड़ोस पड़ोस में जा बैठती। साधना को यह सब अच्छा ही लगता। उनकी उपस्थिति में जाने क्यों उसका दम घुटता था। उस दिन अम्मा सामने के घर में बैठी बतिया रही थी। साधना ने टंकी में से आधी बाल्टी पानी निकाला और उठाने ही जा रही थी कि देखा अम्मा सामने खड़ी है। उसे याद आया, अम्मा पिछले वाली पड़ोसिन से कह रही थी, आदित्य पेट में था तब छोटी ननद की शादी पड़ी, हमें बड़े बड़े बर्तन उठाने पड़े पर कहीं कुछ नहीं हुआ। और इधर हमारी बहू तो दो दो लोटा पानी लेकर बाल्टी भरती है, तब जाकर नहाती। साधना ने झेप कर बाल्टी भरी और उठाकर स्नान घर तक पहुंची ही थी कि दर्द के कारण बैठ जाना पड़ा और फिर जिसका भय था वही हो गया। डॉक्टर निरुपाय थे। वे बोले, गर्भपात कराना जरूरी हो गया। अम्मा रो रो कर सबसे कह रही थी, हम इतना काम करते थे तो भला क्या इन्हें बाल्टी भर पानी नहीं दे सकते थे? हमारे रहने का क्या फायदा हुआ? उसी दिन शाम को आदित्य घर लौटे। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर गर्भपात करके बाहर निकल रही थी। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा, बच्चा निकालना जरूरी हो गया था, लड़का था। आदित्य हतबुद्धि से डॉक्टर को देखते रह गए। फिर अचकचा कर पूछा, साधना कैसी है? साधना जैसी भी है, पर वो अब आप लोगों से मिलना नहीं चाहती। आप सब बस उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। कुछ महीने बाद वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती, लेकिन आप लोगों की वजह से वो इस सुख से भी वंचित रह गई। वो अब हमेशा के लिए अपने घर जाना चाहती है। डॉक्टर ने कहा तो आदित्य के होश उड़ गए। उसने अपना आपा खो दिया और दौड़ते हुए साधना के पास पहुंचा और कहा, आज मुझे समझ आ चुका है कि अब तक मैंने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है। आगे से मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे माफ़ कर दो। पति में आए बदलाव देखकर साधना के भी आंखों में आंसू आ गए। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।